Thank you. Thank you, Nita ma'am. Thank you all, my dear friends. Thank you so much. Um, हम पिछले एपिसोड में हमने जो बात की थी वो बात की थी ग्रीवा चक्र की। आज हम फिर शुरू करते हैं स्वर योग, नाद योग। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ना, जब हम धरती पे आते हैं हम ऐसे समझें इस बात को कि जब हम धरती पर आते हैं तो सबसे पहले जो सोल है या स्पिरिट है या हायर कॉन्शियसनेस है, वहां से हम ट्रेवल करते हुए नीचे आ रहे हैं। आप सोचो, विजुअलाइज करो कि हम ऊपर से जब नीचे आते हैं तो हमारे पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं होता। लेकिन आज की डेट में जब हम मेडिसिन लेने की सोचते हैं, तो जब हम मेडिसिन लेने की सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ऐसी कौन सी गोली खाएं, कौन सा खाना खाएं कि जिससे हम खाना खाकर हम हेल्दी हो जाएं और शाम को फिर से हमें गोली की जरूरत पड़ेगी, शाम को हमें फिर से खाना खाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन टू वे प्रोसेस है वो। अब हमें देखना है कि हम किस प्रकार से हम टू वे प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस हमें अच्छा लगता है। जैसे कि एनेस्थीसिया देने के बहुत सारे अभी मेथड्स आ गए हैं। कोई हम इनहेलिंग से करते हैं, कोई इंजेक्शन देकर करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे अंदर भी जो हीलिंग कैपेसिटी है, वो सबसे बेस्ट जो कैपेसिटी है वो है हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस या हमारा स्वर योग। या हमने जो दो एक्सरसाइजेस पहले बताई, ग्रीवा चक्र, और उससे पहले जो हमने एक्सरसाइजेस बताई कि जो हमारी आउटर लेयर है उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। तो एक वे तो ये है कि आप या तो सीख लो कि वाइटल एनर्जी के माध्यम से आप ठीक हो रहे हैं, वाइटलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आप फिजिकल बॉडी को ठीक। एक तरीका ये है कि हम पहले खाना खाएं, फिर उसके बाद गोली लें, और गोली लेने के बाद हम लगभग 3 महीने 4 महीने या जिंदगी भर भी हम वो दवाइयां लेकर अपने आप को ठीक रखने की कोशिश करें। ये दूसरा माध्यम। तो टू वे प्रोसेस हो गया, या तो वाइटल एनर्जी के थ्रू हम ठीक हों या फिर हम खाना खाकर और मेडिकेशन के थ्रू हम ठीक हों। तो ये चॉइस हमारी है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम जब ब्रेथ अवेयरनेस के साथ अपना मेडिटेशन करते हैं, उस जागरूक अवस्था में करते हैं, तो हमारी सारी बॉडीज आपस में सिंक्रोनाइज होती हैं, हार्मोनाइज होती हैं। और उसके बाद जब आपस में वो जब समन्वय स्थापित होता है, तब हम कहीं जाकर हेल्दी होते हैं। तो अब स्वर योग क्या ऐसा माध्यम है कि स्वर योग से हम ठीक होंगे। तो आपको अभी आज जब हम स्वर योग को अभी बताने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप चेक करें कि अभी तो आप मेडिटेशन से बाहर आए हैं, तो आपके नोस्ट्रिल्स कौन से चल रहे हैं। दोनों नोस्ट्रिल्स को चेक करिए ऐसे करके कि मेरे दोनों नोस्ट्रिल्स में से किस नोस्ट्रिल की प्रेशर ज्यादा है। और आप चेक करेंगे कि मेरा अगर नॉस्ट्रिल लेफ्ट ज्यादा प्रेशर से चल रहा है, राइट चल रहा है, या एक ही नॉस्ट्रिल चल रहा है, लेफ्ट वाला चल रहा है, राइट वाला चल रहा है। तो ये अब आपको पहचान हो जाएगी। अब अगर मान लो कि मेरा राइट वाला नॉस्ट्रिल चल रहा है, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे ही मेरा राइट वाला अगर नॉस्ट्रिल बहुत पावरफुल से चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि क्रॉस जो होता है, हमारा जो एनर्जी क्रॉस होती है, तो वो यहाँ से क्रॉस होके मेरे इस लेफ्ट साइड के ब्रेन हेमिस्फीयर को एक्टिवेट करता है। और अगर मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मेरे राइट हेमिस्फीयर को वाइब्रेट करता है, एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे स्वर में राइट या लेफ्ट में कोई भी परिवर्तन आ रहा है, कोई भी परिवर्तन, तो वो मेरे अंदर की जो मेरी नर्व्स हैं, नर्व फाइबर्स, नर्वस सिस्टम है। मैं एक एक वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप सब इस बात को समझ जाएं कि जो हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, फिर पूरा नर्वस सिस्टम है और उसके साथ ब्रेन साथ में कनेक्टेड, इन सब चीजों के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसा कि मैंने अभी शुरू होने से पहले कहा कि जब हम ऊपर से ट्रेवल करते हुए आते हैं
तो सबसे पहले सोल, और सोल के बाद फिर हमारी कॉजल बॉडी, और कॉजल बॉडी के बाद हमारा मेंटल बॉडी, और मेंटल बॉडी के बाद हमारा वाइटल बॉडी, एंड देन फिजिकल बॉडी फॉर्मुलेट होता है। सेम इसी तरीके से जब हम बाहर की एनवायरनमेंट की जो कॉन्शियसनेस है, जब हम उसको अंदर इंगेन करते हैं, या हमारा जो रेगुलर हमारा जो प्रेशर चल रहा है, तो उसके माध्यम से हमारे अंदर के जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, नर्व फाइबर्स हैं, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ एक्टिवेट होते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। अब मान लो कि मैंने बात की कि राइट नॉस्ट्रिल में मेरा जो प्रेशर है, जो स्वर है, वो आ रहा है, जा रहा है, और उससे मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लेफ्ट ब्रेन है वो हमारा एक लॉजिकल माइंड माना गया है। और अगर मान लो कि मेरा वो 10 दिन ऐसे चल रहा है, बीच में ठीक है, वो कभी कभी लेफ्ट भी आ रहा है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से भी मुझे प्रेशर फील हो रहा है, लेकिन ज्यादा मुझे 10 दिन में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा राइट नॉस्ट्रल से प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में हूँ, और थॉट प्रोसेस मेरा ज्यादा लॉजिकल है। मैं उस लॉजिकल माइंड से सोचता हूँ, और वो लॉजिकल माइंड सोचने से मेरे वाइब्रेशंस जो नर्वस सिस्टम के माध्यम से मेरे जो ऑर्गन्स हैं, मेरा हार्ट है, मेरे लंग्स हैं, उनके ऊपर भी इम्पेक्ट आता है। तो स्वर योग को अगर अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तो जो हमारा हार्ट है और जो लंग्स है, इसका एक कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या है? 1:4 का कॉम्बिनेशन है। ये बात मैं रुडोल्फ स्टीनर, मैंने पिक्चर नहीं लगाई है, लेकिन रुडोल्फ स्टीनर की एक फंडामेंटल्स ऑफ थेरेपी करके बुक है, वहां से मैंने इस बात को लिया है, क्योंकि उन्होंने इतने बखूबी समझाया है कि जो ये हमारा बीच वाला जो पार्ट है, हार्ट एंड लंग्स, ये एक रिदमिक एरिया होता है, और इसमें रिदमिक सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है, और सांस 1:4 की रेशियो से आउट हो रहा है, लब 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 लब, एक, 1 ब्रेथ, लब 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 लब, एक ब्रेथ। अब ये कॉम्बिनेशन हमारा नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत एंजाइटी में होते हैं, या कभी कभी हम बहुत उदास होते हैं, तो ये जो रेशो है, ये जो रिदम है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्वर योग से हमें सबसे पहले तो यही पता लगता है कि अगर मैं मेरा राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रहा है या लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रहे हैं, दोनों बैलेंस चल रहे हैं, या कभी कभी दोनों चल रहे हैं और कभी कभी एक नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिवेट है, तो ये हमें नोट डाउन करने से हमें ये फायदा होगा कि हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि मेरे किस ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, और स्पेसिफिकली हार्ट एंड लंग्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। और अगर ये क्रॉनिक हो जाए, बाल मान लो कि अब ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही जा रहा है, जैसे एक पेशेंट आया मेरे पास, और उसकी जो है लेफ्ट नॉस्ट्रिल में वो कहने लगा कि मेरी बहुत हड्डी बढ़ी हुई है। हड्डी तो नहीं बढ़ी होती, लेकिन हमारा जो ब्रेथ है वो 1 साइडेड हो गया उसका, और उसको इतनी प्रॉब्लम आई कि वो दोनों नॉस्ट्रिल से सांस नहीं ले पाता था, तो उसका हम पोजीशन चेंज कर देते कि ताकि वो दूसरी तरफ से भी सांस ले सके। खैर एनीवे, वो धीरे धीरे फिर ठीक हो गया, उसका काफी 1 ईयर का प्रोसेस चला, और 1 ईयर के बाद वो उसको जब हमने ये ग्रीवा चक्र वाली एक्सरसाइज बताई, तब जाके कहीं उसके अंदर 70% उसके रिजल्ट्स आए। तो बच्चा था, क्योंकि कॉलेज गोइंग था, तो कॉलेज गोइंग में उसको उसके बाल सफेद हो गए थे, पित्तज वैसे था। तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये ऑटोमेटिकली अगर हम ज्यादा एंजाइटी में होते हैं, तो भी हमारे दोनों तरफ के नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आता है। और जहां जहां हमारा नर्वस सिस्टम बैकबोन, जो हमने चक्रास मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो एक मेरे हृदय चक्र के पीछे जो न्यूरॉन्स है उसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा, अगर मेरी नाभि के पीछे जो हमारा सीलिएक प्लेक्सिस है उसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो स्वर है वो किस प्रकार से हमारा चल रहा है। तो इसलिए स्वर योग बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करें। आप मेडिटेशन करें, आप मंत्र चैंटिंग करें, आप किसी से बात करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप किसी से बात भी कर रहे हैं, म्यूजिक नहीं होता था पहले,
पहले ये बात होती थी कि आप कितना मधुर बोलते हैं, संगीत नहीं था पहले। संगीत की इन्वेंशन बाद में की गई कि सुबह शाम आप चेंट कर सकते हो, बट होल डे आप चेंट नहीं कर सकते, होल डे आप म्यूजिक नहीं कर सकते, होल डे आप कोई राग नहीं कर सकते। होल डे आपकी बात से कितना इम्प्रेशन आता है, मैं वो कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं आपको दिखाऊं। तो हम ये एक रुडोल्फ स्टीनर का पिक्चर लगाया है कि ये मेरा सबसे फेवरेट पिक्चर है रुडोल्फ स्टीनर का, कि विजडम इज क्रिस्टलाइज्ड पेन। इसको लगाने का मतलब ये है कि जब विजडम का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेते हो और इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसका नॉलेज गेन करते हो, और नॉलेज गेन करने के बाद उसको एक्सपीरियंस करते हो, बार बार वो जब एक्सपीरियंस आप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके अंदर एक वर्च्यूज के रूप में, गुण के रूप में आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होने लगता है। उसको हम विजडम बोलते हैं, कि वो जो विजडम है वो आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फिर आपको कोई किताब ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, वो एक्सटेम्पोर ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आने लगेगा। तो ये विजडम इज क्रिस्टलाइज्ड पेन का मतलब कि हम बहुत तपस्या करके, तप करके हम फिर कहीं विजडम तक पहुंचते हैं, इंफॉर्मेशन से लेकर विजडम के पार्ट तक। तो जितनी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसने विजडम पार्ट लास्ट में रखा है, एक्टिविटीज फर्स्ट विल, फिर एक्टिविटी एंड देन विजडम। तो विजडम का मतलब ये है कि जस्ट आप एक्सपीरियंस करो, अपनी डायरी मेंटेन करो और उसके बाद उसको लिखो कि ये मेरा सांस ऐसे चल रहा था, तो इससे मेरी बॉडी के अंदर आज मेरी कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई थी मेरे साथ जिसकी वजह से मेरा राइट या लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा है। तो उसी के माध्यम से हमें विजडम एक्सपीरियंस ये हमें पता लगता है, इसको हम प्रज्ञा भी बोलते हैं। अब आप ये पिक्चर है, बड़ी कॉमन पिक्चर है, ये हरीश चौधरी का एक बुक है जो मैंने पिछली बार बताया था आपको, उसी बुक का फ्रंट पेज है ये। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक अग्नि वाला है और एक तरफ सोम गुण है और एक तरफ अग्नि का गुण है। सेम इसी तरह आइज है और बीच में आपने देखा होगा कि आप इसमें देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो फन है, जो एक हमारा कुंडलनी है, वो किस तरीके से एक्टिवेट हो गया और किस तरीके से हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, और दोनों हमारे ब्रेन हेमिस्फीयर किस प्रकार से काम करते हैं और इन दोनों के बैलेंस से किस प्रकार से सुषुम्ना उत्पन्न होती है। तो ये जो स्वर है, अब आप प्रैक्टिकल भी आप साथ साथ करते जाएं कि जब आप ऐसे चेक कर रहे हैं तो उसके साथ आवाज भी सुनते जाएं अपने ही अंतःकरण से, कि मेरे अंदर से किस तरह की वॉइस आ रही है, जब मैं सांस ले रहा हूँ तो कैसी आवाज आ रही है और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो कैसी आवाज आ रही है। ये एक प्रैक्टिस है जो आपको डेली रूटीन में अगर आप करते हो तो आप मानोगे नहीं कि आपको 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर से आवाज आएगी कि मेरी बॉडी हेल्दी है या मेरी बॉडी अनहेल्दी है। आपके ऑर्गन्स के अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाएगी। ये प्रैक्टिस बहुत साल, मतलब 20 years बैक जब मैं कभी पढ़ती थी तब तभी भी मैं स्वर योग को करती थी, बट सुपरफिशियली करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मेडिटेशन में आने के बाद मैंने हरीश चौधरी की बुक को दोबारा पढ़ा और फिर मैंने इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लेके आई। तो उन्होंने तो बल्कि एक पंख के माध्यम से बता रखा है हरीश चौधरी जी ने, कि आप पंख एक रखें अपनी बुक के अंदर, उस पंख को लगा लें और चेक करें कि मैं अभी कौन सी स्थिति में हूँ, मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम चल रहा है या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चल रहा है, या मेरे दोनों सिस्टम बैलेंस्ड है और मैं सुषुम्ना के साथ बह रहा हूँ। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हमारी मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, जैसे ब्रीदिंग साइकिल्स होती है उसी तरीके से है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंट है। आप उसको रूटीन में कर सकते हैं, जब कभी आप बोर हो जाएं तो इसको, इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं चैंट के माध्यम से। तो ये आप का जो कुंडलनी है, कुंडलनी जागरण का मतलब ये होता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, मतलब मेरे को, जब आप अवेयर होते, सिंपल सी बात है। अब कुंडलनी सुबह जगा ली शाम को सो गई, सुबह फिर जगा ली फिर शाम को सो गई, ऐसे नहीं होता। कुंडलनी का मतलब होता है कि आपके हर एक चक्रास, जो भी आप काम करते हैं, जैसे मान लो खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए मेरे को एक लालच आ गया कि यार सब्जी बहुत स्वाद है तो 2 चम्मच और फालतू ले लो, तो मेरी अवेयरनेस तो गई, मेरी कुंडलनी बुझ गई, मेरी कुंडलनी काम नहीं करे। कुंडलनी का मतलब कि आप क्या प्रति क्षण अवेयर हैं, क्या आप प्रति क्षण जागरूक हैं।
अगर जागरूक हैं तो आप जागृत अवस्था में हैं, और उस कुंडलिनी आपके हर एक चक्र में सही प्रैक्टिस हो रही है। और अगर वो बुझ गई तो बुझ गई, फिर वो अगले दिन फिर मेडिटेशन से जगा लेंगे, तो ऐसे ही नहीं होता, ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता जिस प्रकार से हमें क्रियाएं बताई गई हैं। क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस से जब निकलते हैं तब समझ आती है। आई थिंक मैंने बहुत सालों तो कुंडलिनी पर कभी नहीं बोला, आप मेरे एपिसोड कोई भी देखेंगे तो मैंने कभी कुंडलिनी और चक्रास की बात नहीं की, टिल जब तक कि मेरे को रियलाइजेशन नहीं हो गया तब तक मैंने बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि कुंडलिनी कुंडलिनी करके और चक्रास करके ऐसा ऐसा था कि उसको अंडरस्टैंड करने में डीपर लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाइटल बॉडी का ही सारा पार्ट है। जो हम कुंडलिनी की बात कर रहे हैं, जो हम स्वर योग की बात कर रहे हैं, और या हम चक्र की बात कर रहे हैं, ये सारा हमारी वाइटल बॉडी, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, जैसे फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि जो फर्स्ट बॉडी है उसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सब सिस्टम्स हैं जो हमारी फिजिकल बॉडी में रहते हैं। सेम उसी तरीके से जो वाइटल बॉडी का जो सिस्टम है वो है हमारा स्वर योग है, उसके साथ हमारा चक्रास का जो हमारा मेडिसिन है, चक्रास मेडिसिन है, ये सब उसका पार्ट है। चक्रास जो है वो हमारा वाइटल बॉडी का पार्ट है, जिसको कि हम पिछले से पिछले एपिसोड में मॉर्फोजेनेटिक फील्ड में आप सबको बताया था। चलो और हम आगे चलते हैं। तो अभी ये बात आपको बता दी थी कि जब ये सांस चलता है तो ये क्रॉस करता है। तो जैसे ही क्रॉस करेगा, तो एक पिक्चर मैंने पिछली बार भी दिखाई थी, ये पिक्चर मैंने सिंपल बस ये बताने के लिए लगाई कि जैसे आप सांस लेंगे तो ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है ये एक्टिवेट होता है। ऑल्फैक्टरी बल्ब और इसके साथ जो हाइपोथैलेमस, मैंने ये कर्सर जहाँ पे लगा रही हूँ कि हाइपोथैलेमस डायरेक्टली हमारे मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है। जैसे ही आपने ब्रीथ किया, सांस लिया, और सांस भी नहीं, आप बात भी करेंगे तो भी ये एक्टिवेशन होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप गुस्से से बात करेंगे तो भी एक्टिवेशन होगा, प्यार से करेंगे तो भी एक्टिवेशन होगा, और अगर आप गुस्से से करते हैं तो ये एक्टिवेशन आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। और अगर आप बहुत प्यार से, कूल माइंड से, अवेयरनेस से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम ये बैलेंस्ड रहता है, और इवन इसके साथ जो आपका पेरिफेरल सिस्टम है। तो ये सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग है, एक मोटा मोटा एक हमारा विज्ञान है कि जिसके माध्यम से हम उस स्वर योग को समझ सकते हैं। तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या करता है कि जो बैक साइड में है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, और जो हमारी ओपनिंग्स है, जिसको हम नव द्वार बोलते हैं, ये सारी ओपनिंग्स के ऊपर ये वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये अब आपको ये पार्ट समझ आ गया। अब हम फिर से यहाँ पे जाते हैं। तो जब हमने ब्रीद इन किया तो ये दोनों जो नॉस्ट्रल है उससे हमारे दोनों क्रॉस हुआ। अब हो सकता है राइट वाला आपका हैवी है, हो सकता है लेफ्ट वाला आपका हैवी है, तो वो आपके ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, आपके दोनों ब्रेन हेमिस्फीयर पे इम्पैक्ट डालेगा। अगर मान लो कि राइट वाले की हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो राइट वाला का अगर प्रेशर ज्यादा है तो आपके वो लेफ्ट में प्रेशर ज्यादा डालेगा, और लेफ्ट वाला अगर कम है तो वो राइट में कम डालेगा। तो एक क्रॉसिंग है। उसके साथ आप साइड में देख रहे हैं, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ वो ऊर्जा उठती है, और जैसे ही ऊपर की तरफ उठेगी, तो मैंने ब्रेन का पिक्चर लगाया है साइड में, जो आप देख रहे हैं नियोकॉर्टेक्स, लिम्बिक और रेप्टिलियन ब्रेन। ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन है, उसमें नियोकॉर्टेक्स होता है, और जो लिम्बिक है ये एनिमल ब्रेन है, जो लिम्बिक ब्रेन है। और जो रेप्टिलियन ब्रेन है, जो इंसेक्ट्स हैं, और ये जो हमारे रेप्टिलियंस जितने भी हमारे बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो रेप्टिलियन ब्रेन है। तो आप देखो कि हमारा जो नियोकॉर्टेक्स है, जो डेवलपमेंट है हमारे ब्रेन की, वो हमारे ब्रेन की लिम्बिक ब्रेन से नियोकॉर्टेक्स तक होगी। तो नियोकॉर्टेक्स तक होने का मतलब है कि जो हमारा हायर ब्रेन है वो हमारा एक्टिवेट होना चाहिए। अब ये बात हमें याद रखनी है कि जो लिम्बिक ब्रेन होता है वो एनिमल ब्रेन बोला जाता है, और उसको एनिमल इंस्टिंक्ट की, जैसे किसी ने गुस्सा किया तो हमने भी उल्टा उसको गुस्सा कर दिया, तो हम ये कहते हैं कि भाई तू इंसान नहीं है, तू तो ऐसे जानवर की तरह बिहेव करता है, हम नॉर्मली ये बात करते हैं।
इसका मतलब ये कि हमारा लिम्बिक ब्रेन काम कर रहा है उस वक्त जब हम किसी दूसरे को एकदम से रिएक्ट करते हैं। लेकिन नियोकॉर्टेक्स क्या करता है कि वो नियोकॉर्टेक्स, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अगर हम स्वाध्याय करते हैं, और अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ब्रेन की कि जो हमारा नियोकॉर्टेक्स है वो एक्टिवेटेड होता है, तो हम हमारी जो ब्रीदिंग है, ये वाली जो आपने बैक में आप देख रहे हैं, तो ये जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो ये ब्रीद आउट ऊपर से होती हुई हमारे नियोकॉर्टेक्स से होती हुई जाती है। एक पिक्चर और है जो, आप ये देखो, आप जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो ये ब्रीदिंग है कि हमारी यहाँ से हमने सांस लिया और हमारा मिड ब्रेन से होते हुए सांस नीचे लोअर ब्रेन जहाँ पे हमारे सेंटर्स होते हैं वहां से जाके चला गया। लेकिन जो कॉन्शियस ब्रीदिंग है, जब कॉन्शियस ब्रीदिंग का मतलब कि जब आप अवेयर हो, आप अवेयर हो कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या सोचना है, तब आपका जो ब्रीदिंग का पैटर्न है वो टोटली आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न नियोकॉर्टेक्स से होते हुए तब नीचे जाता है, और नीचे से जब ऊपर ब्रीद आउट होता है तो भी वो नीचे से ऊपर होते हुए वो नियोकॉर्टेक्स से ही जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो स्वर है, स्वर का मतलब, आप जैसे सांस अंदर भर के देखिए, अभी बोलते बोलते ही मैं जैसे बात करी तो आप खुद अपने ट्रायल करो कि जब मैं सांस भीतर ले रहा हूं तो किस तरह का स्वर आ रहा है। स की आवाज आएगी आप जब सांस ले रहे हैं, क्योंकि वो गर्म होगा, ठंडा होगा, सॉरी, ऐसे ठंडा जाएगा अंदर, और जब अंदर से बाहर आएगा तो आपकी है की साउंड आएगी, और हल्का सा वो गर्मी, क्योंकि अंदर बॉडी है, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग सांस बाहर निकलेगा तो थोड़ा सा उससे गर्म निकलेगा। तो अभी आप ट्राई करके देखो, फिर से एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस की बात है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई कि जो विजडम इज द क्रिस्टलाइज्ड पेन, कि बार बार अभ्यास करने से आपको पता लगेगा कि मेरा जो सांस है उसका स्वर कैसा है। तो जब आप उस सांस को अंदर लोगे, अब जब आप मेडिटेशन करें, आप दिन में जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप देखो कि जब सांस ले रहे हो तो स की आवाज आ रही है। अब उससे होगा क्या, वो स की आवाज से जो आपका म्यूकोजा है नोज के अंदर का, जहां पे मैं अभी कर्सर लगा रही हूँ, ये जो म्यूकोजा है ये एक्टिवेट होता है, ये वाइब्रेशन होती है इसमें, ये वाइब्रेशन होगी। और जैसे ही वाइब्रेशन होगी तो आपके म्यूकोजा के साथ साथ अंदर का भी प्रेशर वाइब्रेट होके अंदर के प्रेशर में भी चेंजेस आए। तो ये अब ये जो ब्रेन है, और इसके साथ मैंने एक मस्कुलर का पिक्चर लगाया है, वो लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हम उस मिकोजा को सिंपल ये सोचते हैं कि भाई ये तो पतली सी एक झिल्ली होगी, बस वो झिल्ली होके और बस ठीक है, हमने नाक में ऑयल लगा लिया या हमने हल्का सा मालिश कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है उससे। नहीं, आप देखेंगे कि मिकोजा के जो आउटर पार्ट है, जो सब म्यूकोजा है, उसमें जो हमारी वेसल्स हैं, छोटी छोटी वेसल्स जाती हैं। अगर आप ऐसे भी रब कर रहे हैं ना, या आप नाक को भी साफ कर रहे हैं, तो ये जो आपका सब म्यूकोजल पार्ट है, जिसमें हमारी छोटी छोटी वेसल्स रहती हैं, ये भी एक्टिवेट होते हैं। आप बोलते हो तो भी एक्टिवेशन होता है। स्वर योग का भी आगे जब चैंट करेंगे, चैंटिंग की बात आएगी, तब ये समझ आएगा कि ये जो हमारी जो लाइनिंग्स हैं ये कितना प्रभाव डालती है। कुछ मैंने साइंटिफिक पेपर्स लगाए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट करके लिया है। और उसके साथ आप देखेंगे कि मस्कुलरिस है, तो जो मसल्स हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल है और जो वर्टिकल है, इन इनमें भी वाइब्रेशन होती है जब हम किसी भी तरह की भाषा बोलें। लेकिन ये सारा इम्पैक्ट पूरी हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। तो अब लिटिल बिट बस ये आपको समझ आ गया, और उसके बाद ये मस्कुलर पार्ट इसलिए बताना जरूरी है कि हम ये ना सोचें कि जो हमारा मसल्स है बस ये हाथ पैर की जो मांसपेशियां होती हैं, चेस्ट की या बैक की जो मांसपेशियां होती हैं। नहीं, जो हमारी वेसल्स की भी मांसपेशियां, जो वेसल्स है उसके अंदर भी जो मांसपेशियां हैं, जो सब म्यूकोजा है, मस्कुलरिस है, इन सब के अंदर भी वाइब्रेशन होती है। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमने पानी डाला और नहा लिए बस, ऐसे ऐसे नहीं करना। अब हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि डेली एक्टिविटी में कितना कुछ है हमारे लिए करने के लिए, हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा अगर हम सिंसियरली ये काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस आपको समझ आ गया
कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग है और कॉन्शियस ब्रीदिंग कैसे करते हैं, इसको हम और आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको भी छोड़ देते हैं अभी अभी हम इस पर आते हैं। आप देखेंगे कि ये एक क्रिया योग का पिक्चर है, जो मैंने बताया था कि जो परमहंस योगानंदा जी थे, उनके जो डिसाइपल हैं उनकी लिखी हुई पुस्तक है। ये मैंने वहां से लिया था, जब मैं मौन साधना में गई थी तो मुझे ये पुस्तक वहां से मिली। आप देखिए कि आपका जो ये विशुद्धि चक्र है, यहाँ पर अगर हमारा जितना भी ए आ ई आई जितनी भी साउंड्स जो निकलती हैं, वो हमारी यहाँ से विशुद्धि चक्र से निकलती है। अगर थायराइड कहीं ब्लॉक हो रहा है या थायराइड की कोई हमारा इम्बेलेंस आ रहा है, इट मीन्स कि हमें वो जो हमारा गले का जो प्रैक्टिस है, वो हमें उस प्रैक्टिस को हमें करना है कि किस प्रकार से हम प्रैक्टिस करें कि हमारा जो विशुद्धि चक्र है, जो हमारा थायराइड है, वो बैलेंस हो सके। उसे नीचे अगर आप देखेंगे तो का से लेके ट ठ तक ये जो साउंड निकलती है वो हमारी अनाहत चक्र से निकलती है। और उससे नीचे आप देखेंगे तो और जो नीचे की जो साउंड्स हैं वो हमारी मणिपुर चक्र से निकलती है। और नीचे जाएंगे तो और अलग टाइप की साउंड्स हैं। और जैसे कि हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं, मैंने इसी में सीखा कि मान लो हमने अपने बच्चे का नाम रखा वसु, और हम उसको ऐसे बोलते हैं, बहुत निक नेम बोलते हैं, अरे वासु, वसु, वसी, ऐसे हम निक नेम बोल देते हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है पूरा हमारी बैकबोन के उसके ऊपर, जो बच्चा है, बच्चे को अगर हम पूरे रोब से बोलते हैं कि वसु, ऐसे मतलब हम जब पूरा नाम लेते हैं, तो नाम लेते हैं तो ये जो हमारे अंदर के जो चक्रास हैं, इसकी वाइब्रेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम बोले चिंटू, तो चिंटू का ही इफेक्ट आएगा। और अगर हम उसको कहें कि हाँ तुम एक युवराज अगर नाम है तो युवराज बोलते हैं, तो युवराज का ही इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है। इस बुक के अंदर ये खूबी थी, जो युक्तेश्वर गिरी जी हैं वो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर माने गए हैं वर्ल्ड के। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने जो बुक लिखी है द होली साइंस करके, वो मुझे इसी इन्हीं के माध्यम से मुझे होली साइंस पढ़ने का मौका मिला। तो जब मुझे पता लगा कि इतना महत्व है और हम बच्चों को छुटकू छुटकू सा नाम लेके बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कि उससे उनकी जो उनका जो सक्सेस रेट है वो घट जाता है अगर हम निक नेम बोलते हैं, या हम उसको पूरी मजबूती से नहीं बोलते हैं, पूरी अथॉरिटी से नहीं बोलते हैं। तो उनके अंदर जो पोर्ट्स ओपन होने होते हैं वो ओपन नहीं होते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा असेंडेंट हाउस है। असेंडेंट हाउस का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ बंध गई है, एक लाइफ स्पैन में बंध गई कि इतने से इतने जन्म, इतने लाइफ तक आपको जिंदा रहना है और इतनी आपकी सांस है। तो फर्स्ट जो है उसी में हम नक्षत्र और उसी में हम ये साउंड निकालते हैं। तो साउंड आ गई, य से आ गई, च से आ गई, छ से आ गई, किसी से भी जो साउंड आ गई, उसी से फिर हम नाम रखते हैं बच्चे का। जब हम नाम रखते हैं, जैसे हमारा नाम है, तो हम जब हम नाम रखते हैं, हम बोलते तो कुछ और है, हम संगीता की जगह संगू बोले, तो वो संगू का इम्पैक्ट आएगा, संगीता को तो इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो जो कोर्स खुलने चाहिए वो खुलते नहीं। तो इसका इम्पैक्ट फिर हमारे बच्चे के ऊपर भी आएगा। तो इसी बुक में लिखा कि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप अपने बच्चे को सक्सेस दिलवाना चाहते हो, आप अपने बच्चे की इस लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग इस इनकारनेशन के कोड्स अगर आप खोलना चाहते हो, तो उस बच्चे को पूरी अथॉरिटी से फुल नेम के साथ आपको बोलना होगा। तो ये स्वर योग ही है जिसके माध्यम से हमारे कोड्स खुलते हैं, जो बैक में जो हमारा बहुत लंबा विषय है, क्योंकि ये बुक ही अपने आप में एक हम्म, बहुत अमेजिंग बुक है। मतलब इसको बहुत दिन लगेंगे बयान करने में, बहुत सुंदर बुक है। तो जब हम इसको जब बोलते हैं नेम्स को, तो आप देखोगे कि इसमें नेम्स जब हम चैंट करते हैं, किसी भी मंत्र की चैंटिंग करते हैं, तो जब हम चैंट करेंगे, ओम भी बोलेंगे, तो आप देखो कि नीचे मूलाधार से लेके और सहस्रार तक ये वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होती हैं और हमारे स्वर में परिवर्तन होता है। तो पिछली बार जब बात की थी हमने कि जो हम चैंट करते हैं, एक तो हम यूट्यूब पे सुनते हैं और एक आप खुद बोलते हो। जो आप खुद बोलते हो वो आपके कोड खोलने के लिए है, आपके उस कोड को डिकोड करने के लिए, ओपन करने के लिए है वो कोड्स।
क्यों? क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी आपकी बॉडी को। तो आपकी बॉडी को अगर रिस्पॉन्ड करेगी तो आपके कोड्स खोलेगा और आपको हील भी करेगी। तो इसके लिए एक साइड में मैंने पिक्चर लगाई है, फिर हम और आगे चलते हैं। तो बस ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जब आप चैंट करें, तो जैसे हमने बात की थी कि महामृत्युंजय का जो चैंट है या गायत्री मंत्र का जो चैंट है, तो आप जब अपनी धुन में करो अपनी गायत्री मंत्र, चाहे आप 5 मंत्र कर लो, लेकिन बस बहुत ही प्यार से उसको चैंट करना है, ताकि आपको अंदर से पता लगे कि मेरे कौन कौन से पोर्टल्स खुल रहे हैं। और साथ में डायरी ले लो अपना, आपको खुद में और फोटो लो, बकायदा आप फोटो लीजिए प्लीज। मैं आपको एक फोटो का पिक्चर दिखाती हूँ, ये वाला पिक्चर। ये जब मैंने आचार्य पिंगल को पढ़ना शुरू किया तो मेरे फ्रेंड आए हुए थे, तो हमें ऐसे जोश आ गया कि एक संस्कृत वाले टीचर को बुलाते हैं और हमें तो आचार्य पिंगल को पढ़ना ही है। और क्योंकि उन्होंने ये बताया कि आपकी जो चैंट है, वो चैंट से आपके सामने अगर पानी भी पड़ा है तो वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। तो ये हमारा खुद का ट्रायल है, हमने महामृत्युंजय मंत्र का चैंटिंग किया। तो हमने सबसे पहले एक बाउल लिया और उसको नीचे वाइट लगा के, वाइट चादर बिछा के हमने उसको बाउल को भर लिया और उसकी एक फोटोग्राफ ले ली। और फोटोग्राफ लेने के बाद जब हमने शुरू किया उसको, तो ये फोटोग्राफ, सेम यही फोटोग्राफ हमने उसको सॉफ्टवेयर में डाला और सॉफ्टवेयर में डाला कि किस तरह का कलर्स आ रहा है। तो जब हम चैंट करते रहे तो मैं थक गई, और थकने के बाद आई थिंक 108 बार करना था, तो 108 बार तो नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही मेरे अंदर से एक साउंड आया कि नहीं अब बंद करो, क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने उसको बंद कर दिया और साथ में उसका फोटोग्राफ ले लिया। तो फोटोग्राफ में अब आप देख रहे होंगे कि एक नीचे वाला है, एक ऊपर वाला है। तो उसमें जो हमारा ऑरिक फील्ड है, पानी का भी जो ऑरा है, पानी के अंदर भी जो वाइब्रेशंस है, जो मेरे चारों तरफ की वाइब्रेशन है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आता है जब हम चेंट करते हैं। हम अपनी स्वर विद्या को हम जब बाहर निकालते हैं, चेंट करते हैं, तो उसमें चेंज आता है। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ चीजें चेंज आई। और ये लगभग है 20 मिनट 25 मिनट की बात है कि कॉन्टिन्यूसली में बड़े बहुत ही प्यार से किया हमने। 5-6 बार ये एक्सपेरिमेंट किया, मैंने एक ही स्लाइड लगाया है। तो इससे क्या होता है कि आपकी पूरी पूरे चारों तरफ वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है। तो एक वाइब्रेशन जब क्रिएट होती है, तो आप देख रहे हैं इधर वाला जो बाउल है वो बिल्कुल अलग है, नीचे वाले को पिक्चर देखो, और दूसरा जो है ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप चैंट कर रहे हो, आपकी अपनी भाषा है, अपनी भाषा से आप, कोई स्वर जो है आपका लघु है, कोई स्वर आपका दीर्घ जा रहा है। तो वो आपके अंदर की वाइब्रेशन से आपको पता लग रहा है कि किस प्रकार से मैं जब चैंट कर रहा हूं तो मेरे सामने भी जो पानी पड़ा है उसमें भी किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। ओके, तो कलर्स की बात बस सिंपल आप देखेंगे तो कलर्स आप समझ लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बीएफआर। अगर हम बायोफील्ड रीडर देखते हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ ये रेडिश और जो मेजेंटा कलर ज्यादा है, और इधर मेजेंटा कलर कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक पॉजिटिव फैक्टर है, हम इसको मतलब आसान भाषा में समझें कि ये जो पॉजिटिव जो फैक्टर है ये बढ़ जाएगा, और आपका ग्रीन कलर, येलो कलर, स्काई ब्लू कलर मिड में होता है, और उसके बाद फिर वो चेंजेस आते हैं। तो इस प्रकार से ये चेंज देखा। तो मैं अब एक चीज और बताती हूँ इसके साथ ही, ये वाला पिक्चर आप देख रहे हैं कि जब आप बार बार वाइब्रेट करते हैं बार बार, तो फिबोनाची सीरीज में क्या है, आप नीचे एक नंबर देख रहे होंगे, ये मेरे फ्रेंड है, उन्हीं का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 और 233, यानी कि 13 वाले स्टेप पे जाके 1.6180 रेशो आती है। मेरा कहने का मतलब सिंपल इतना है कि हम इतना इसमें ना जाए, लेकिन बस ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करें कि जब आप चेंट करते हो, चेंट करते हो, चेंट करते हो, चेंट करते रहते हो, चेंट करते रहते हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपके चारों तरफ वो वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, वो आपको वापस खुद में आपको वाइब्रेट करने लगेगी,
खुद में। जैसे कि मान लो एक जो लीफ है, पत्ता है, आपने तोड़ा है, तो उसका एक टेम्पलेट है अंदर ना। हमने नहीं कुछ किया, वो प्रकृति ने खुद ही उस टेम्पलेट को उस फ्रीक्वेंसी तक 13 तक ले आया, और उसके बाद वो अपने आप पत्ता जो है उसी डिजाइन का आएगा जहां पे उसका जन्म हुआ। जिस तरीके से वो पत्ते का डिजाइन था, उसी जैसे नीम का पत्ता है वो टूटा तो वो फिर से वैसा ही आएगा। तो ये टेम्पलेट है, क्योंकि वो दोबारा से फिर से उसके अंदर जनरेट होने की, उस टेम्पलेट के उसकी कॉपी होने की शक्ति उसके अंदर आ गई है। सेम इसी तरीके से जब हम अपने जो चैंट करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, कोई शब्द चैंट करते हैं, तो बार बार जब हम चैंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शक्ति जनरेट होने लगती है। तो जब वो जनरेट होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे चारों तरफ की कमरे का वातावरण, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, वो ऑटोमेटिकली हमें उसी हमारे ऊपर ही वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। तो ये जो है चैंट का इतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर, कि हमें देखना है कि हम कौन सा मंत्र चैंट कर सकते हैं। तो अब आचार्य पिंगल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से ये सब कहानी शुरू हुई। कंप्यूटर जो बाद में फिबोनाकी सीरीज के बाद जब ये आया, लियोनार्डो फिबोनाकी, दो फोटोग्राफ लगी हैं। तो आचार्य पिंगल जो हैं बिफोर क्राइस्ट 400 to 200 की उसमें इन्होंने इस चीज को बताया। इसको छंद शास्त्र भी बोलते हैं, छंद शास्त्र, प्रोसोडी बोलते हैं इसको। कि मतलब कि जैसे मान लो कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, तो इसको बोलने का मतलब ये है कि मैं किसी चीज के ऊपर तो प्रेशर डाल रही हूँ, किसी चीज के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही हूँ। किसी के ऊपर मैं बड़ा फ्लो से मैं बोल रही हूँ। जैसे मान लो, और अच्छी तरीके से समझने के लिए, कि मान लो हम कोई राग बोलते हैं, जैसे भैरव राग। तो भैरव राग जब बोलते हैं तो उसमें रे और ध जो है वो कोमल होता है। तो तो जब हम भाषा बोलते हैं तो मान लो कि भैरव राग बज रहा है और मुझे उसका नॉलेज है, तो अगर वो कहे कि मैं भैरव राग बजा रहा हूँ और वो रे और धा कोमल नहीं लगा रहा है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली उस छंद शास्त्र से मुझे पहचान आ जाएगा कि भैरव राग नहीं है। जैसे मान लो कि मैं बहुत उदास बोल रही हूँ, और अच्छे और आसान भाषा में समझते हैं, तो आप सब समझ जाओगे कि आज संगीता उदास है। तो वो एक छंद का मतलब हो गया कि कहीं पर मैं डल हूँ, कहीं पर मैं एक्टिव हूँ। तो जो हमारे शब्द हैं उनके अंदर कहीं दीर्घ और लघु स्वर उत्पन्न होता है। तो आचार्य पिंगल ने ये इन्वेंशन किया कि जो लघु और गुरु जो शब्द हैं, उसी के ऊपर उन्होंने बाइनरी जो हमारे नंबर्स आए, वो वहीं से इन्वेंट हुए। आचार्य पिंगल के बाद फिबोनाकी, लियोनार्डो फिबोनाकी ने इसको इन्वेंट किया कि ये जो 0 और 1 है, इसको अगर हम आगे 1+1+ ऐसे करके हम आगे बढ़ाते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो टेम्पलेट तैयार हो जाता है, एनर्जी का टेम्पलेट तैयार होता है। तो उसके बाद हम उसको उसी मंत्र की शक्ति को जनरेट करते हैं। जैसे पहले के जो ऋषि मुनि थे, वो जनरेट करते थे अपने स्वर योग से, कि वो चैंट करते रहते थे। तो आपने बहुत सारे शास्त्रों में आप देखोगे कि वर्णन मिलता है कि चैंट करने से, जैसे कि मेरे को वृंदावन जब मैं गई तो वहां पे स्वामी हरिदास जी का तटीय स्थल था। तो जो तटीय स्थल है वहां पर हरिदास जी का ये बोला जाता है कि दीपक राग, दीपक अपने आप जल जाते थे। वो ऐसा दीपक राग गाते थे कि अग्नि की जरूरत नहीं थी, उस राग के अंदर ऐसी अग्नि उत्पन्न होती थी कि वो खुद दीपक अपने आप जलने लग जाते थे। तो आज भी वो तटीय स्थल पे, वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई लाइट नहीं है वृंदावन में, और जब वो गाते थे तो खुद ही दीपक अपने आप जलते थे। तो सेम इसी तरीके से हमारे अंदर भी वो स्वर योग की शक्तियां छुपी हुई हैं, जिसके माध्यम से हम इस छंद शास्त्र के माध्यम से या हम चैंट के माध्यम से अपनी बॉडी की हीलिंग खुद कर सकते हैं। तो ये आचार्य पिंगल हैं। और साथ में आप अब हम थोड़ा सा फिबोनाची सीरीज के ऊपर आते हैं। ये अब अगर आप देखेंगे इसमें 1 by 1 करके पिक्चर देखते हैं, जिसको हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। तो गोल्डन रेशियो में आप पहला अगर पिक्चर देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि एक लाइन ड्रॉ है और दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। और उसके बाद अगर आप ब्रेन को देखेंगे,
तो ब्रेन में भी हमारा दो अनइक्वल पार्ट में डिवाइडेशन हुआ है। सिंपल ये समझने के लिए कि जो गोल्डन रेशियो है उसका एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला लास्ट में 13 स्टेप के बाद 1.618 करके उसके बाद फिर ये टेम्पलेट बन जाता है। तो जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, जो हमारे पिरामिड्स हैं, जो हमारे फ्लावर्स हैं, जो हमारी लीफ है, जो हमारा स्टेम है, जो हमारी रूट्स हैं, जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन है, ये सारा कुछ उस आचार्य पिंगल ने उन्होंने जो इन्वेंट किया गुरु और लघु स्वर में, जो छंद शास्त्र के बाद जब इसके ऊपर इन्वेंशन होने लगा, उसके बाद जो लियोनार्डो फिबोनाची हैं उन्होंने इसके ऊपर ये पूरा बताया कि पूरा जो ब्रह्मांड है, इवन की जो गैलेक्सीज हैं, उन सबके ऊपर यही सूत्र लागू होता है। तो आज की डेट में जो घर बनाए जा रहे हैं, जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, वो इसी के अकॉर्डिंग फिबोनाची की सीरीज के अकॉर्डिंग ही बनता है। और अगर हम अपनी बॉडी का, जो आपने ये मोनालिसा की जो आपने पेंटिंग देखी होगी, और जो पिरामिड्स हैं और पिरामिड्स के ऊपर जो स्टार्स हैं, ये सब हमारा जो पूरी जियोमेट्री है, आर्ट है, आर्किटेक्चरल है, ये सारे जो प्रोपोर्शंस हैं, ये फिबोनाची सीरीज के अकॉर्डिंग ही सारे हुए हैं। लेकिन अब आप देखो कि मान लो कि आप क्रॉस कर रहे हैं, कहीं पे यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करते करते आपको दिखता है साइड में कि एक बिल्डिंग है, यार ये तो जो बिल्डिंग है ये खंडर है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जो ये फिबोनाची है, और जो आचार्य पिंगल ने ये बताने की कोशिश की कि जब आप एक बैलेंस्ड वे से अपनी लाइफ में चलते हैं, या बैलेंस्ड वे से आप जब चैंट करते हैं, समझकर अब चैंट करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि दिस गिव्स राइज टू ए सेंस ऑफ बैलेंस एंड ब्यूटी। वो बैलेंस और ब्यूटी को उत्पन्न करता है। तो हम कभी कभी, जैसे आप गाना कभी सुनते हैं, और या आपके सामने कोई गाना बजा रहा है, वो म्यूजिक बजा रहा है, तो आप कहते हैं कि नहीं, मजा नहीं आया, अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो इम्बेलेंस हो गया। तो वो फ्रीक्वेंसी इम्बेलेंस हो जाती है। तो है ये सारा चीज क्या है, कि ये है कि एन इंडिकेटर ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन वाइटल एनर्जी मूवमेंट। तो यही वाइटल एनर्जी मूवमेंट है जो हमारी वाइटल बॉडी, अब आप देखो कि वाइटल बॉडी कहाँ फिजिकल बॉडी है, और कहाँ फिजिकल बॉडी से कितनी बड़ी वाइटल बॉडी है, जिसके अंदर ये सारे जो राज हैं ये छुपे हुए हैं। तो हम एक बार फिर से चलते हैं बैकग्राउंड में, एक बार ये फिर से एक बार करते हैं। जब हम चैंट करते हैं तो वॉर्टेक्स उत्पन्न होता है। तो जैसे वॉर्टेक्स उत्पन्न होता है, तो जैसे जैसे वॉर्टेक्स होगा, हमारा एक्सपेंशन बढ़ेगा, हमारा एक्सपेंशन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। अगर हम डेली ये प्रैक्टिस करते हैं, जैसे तराटक भी अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो ही वैसी ही वाइब्रेशंस जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो एक बार हम अब फिर से एक बार हम वापस चलते हैं यहाँ पर। तो अब हमने स्वर योग को इतना हमने समझ लिया कि जो स्वर है वो हमारा राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो हमारी चंद्रमा नाड़ी है। और ये दोनों नाड़ियां जब बैलेंस होती हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि स्वर जो है सुषुम्ना का स्वर चालू होता है जब दोनों बैलेंस होती हैं। तो उसको हम सोहम बोलते हैं, सोहम भी बोलते हैं, उसको हम भी बोलते हैं। क्योंकि जब आप अंदर लेते हो तो स की साउंड उत्पन्न होती है, और जब बाहर निकालते हो तो ह की साउंड उत्पन्न होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट अब आप सबसे ये है कि आपको नोटिस करना है कि 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर भी आपको अच्छा लगे, मतलब आपको खुद अंदर से अच्छा लगना चाहिए कि हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे दिल को अच्छा लग रहा है। और फिर आप देखो कि क्या मेरी दोनों नाड़ियां चल रही है, या एक चल रही है, दो चल रही है। और फिर आप प्रैक्टिस करें इसको। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी मंत्र चुने, और मंत्र चुनने के बाद आप उसका प्रैक्टिस करें। जैसे ओम नमः शिवाय चुन सकते हैं, हरे कृष्णा, हरे रामा चुन सकते हैं, जो भी आपको मंत्र, छोटा मंत्र ले सकते हैं, बड़ा मंत्र। लेकिन उससे पहले आप एक फोटोग्राफ ले लें अपने फेस की, और जब आप 10 दिन लगातार करते हैं उसके बाद आप एक फोटोग्राफ लेंगे, तो लेट अस सी कि क्या चेंज आता है आपकी उसमें वाइब्रेशंस में। आ, तो हम इसको देख सकते हैं कि जो सुषुम्ना नाड़ी है वो तब चलती है जब आप बिल्कुल बैलेंस्ड
हो जाते हो, आपके जो दोनों स्वर हैं वो बैलेंस चलने लगते हैं। और यही चीज जब बैलेंस करती है तो बैक साइड में फिर से हम उसी पिक्चर पे जाते हैं कि ऊपर से जब हमारी सोल आई, तो सोल आने के बाद हमारी बॉडी आई, हमारी सुप्रामेंटल कॉजल बॉडी आई, कॉजल बॉडी के बाद हमारा मेंटल बॉडी डेवलप हुआ, मेंटल बॉडी के बाद जो हमारे प्रारब्ध थे उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की तन मात्राओं के माध्यम से हमारे पंच महाभूतों का शरीर आया। तो ये हमारी इस तरीके से हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो फॉर्मुलेटिव है, और हमने अब उसको उल्टा करना शुरू कर दिया कि फिजिकल बॉडी अगर बीमार है तो हम सबसे पहले दवाई के ऊपर जाते हैं सीधा, ना कि हम अपने प्राण शरीर के ऊपर या मन शरीर के ऊपर या सुप्रामेंटल बॉडी कॉजल शरीर के ऊपर जाएं और उसके माध्यम से हम अपने आप को हील करें। तो इस प्रकार से हम अ, ये वन बाय वन करके कि ये अब हमें पता लग गया कि जो कॉन्शियस ब्रीदिंग है, अब जब आप अपना स्वर इनहेल करेंगे एक्सहेल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। तो एक पिक्चर और मैंने जो लगाई है, ये प्लांट्स का पिक्चर लगाया था। तो ये एक पिक्चर रह गया था कि ये एक बुक है। मुझे जब मैं हैदराबाद गई पिरामिड में तो मुझे ये बुक मिली, पीटर टॉमकिंस की लिखी हुई, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लांट्स। तो इसमें उन्होंने ये ट्रायल किया कि क्या म्यूजिक से, क्या प्लांट के अंदर किस टाइप की ग्रोथ होती है। तो बहुत सारे अभी आजकल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं पिलियन फोटोग्राफी के माध्यम से। और हम नॉर्मल भी फोटोग्राफ लें तो हम ये देखते हैं भी क्लासिकल म्यूजिक से जो ग्रोथ है वो बढ़ती है, अगर हम बहुत ऊपर नीचे को ऊपर खाबड़ म्यूजिक लगाते हैं तो उससे ग्रोथ हैम्पर होती है। लेकिन इससे अब अब आप देखो कि फिर से वाइटल बॉडी की बात आएगी, इनका मन तो होता नहीं प्लांट्स का, तो फिर इसके अंदर ये परिवर्तन कहाँ से आता है, किस चीज, प्लांट्स किस चीज के माध्यम से कैरी करते हैं। तो ये जो वाइटल एनर्जी है, जो वाइटल बॉडी है, अब फिर से हम दो पहले वाले एपिसोड के ऊपर की बात करें तो जो वाइटल बॉडी है, जो प्लांट्स की वाइटल बॉडी है, जो एनिमल्स की वाइटल बॉडी है, ये वाइटल बॉडी के माध्यम से ही उसको म्यूजिक ये रिसीव करते हैं। और म्यूजिक जब रिसीव करते हैं तो उसके बाद ही ये प्लांट्स की ग्रोथ होती है। तो वाइटल बॉडी किसकी है? वाइटल बॉडी हमारे प्लांट्स की भी है, हमारे एनिमल्स की भी है, इंसेक्ट की भी है, और हमारे ह्यूमन बींग्स की भी है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर मनस नहीं होता, जैसे छुई मुई धीरे धीरे उसका लोअर माइंड डेवलप होना शुरू होता है। छुई मुई को क्या, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कहीं पर कोई जूस स्क्रीट करते हैं, कहीं पे कोई मिल्क स्क्रीट करते हैं, कहीं पे वो टॉक्सिन स्क्रीट करते हैं। हम प्लांट्स के साथ ज्यादा छेड़खानी करते तो धीरे धीरे उनका लोअर माइंड, क्योंकि वो एनिमल किंगडम में जाने वाले हैं, क्योंकि हमने ये देखा पिक्चर की रेप्टिलियन ब्रेन, कि वहां से उनका लोअर ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे प्लांट अपनी इमोशंस को देने लगता है, परसेप्शंस को देने लगता है, ईएसपी बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस देते हैं प्लांट्स। तो जब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस देते हैं तो इसका मतलब ये कि उनका लोअर ब्रेन अभी बनना शुरू हो गया नाउ, ये तैयारी हो रही है इंसेक्ट और एनिमल बींग्स में जाने की। तो आई थिंक आज इतना ही करें।